प्रोबेबिलिटी स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के कंटेक्स्ट में इवेंट क्या होता है। तो हमने कहा दैट ए बी एनी इवेंट, कोई भी इवेंट, इवेंट मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कंडीशन में हम कर क्या रहे हैं। तो जस्ट टॉसिंग अ कॉइन, या तो मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ और रोलिंग अ डाइस, या फिर जो लूडो का वो होता है ना, डाइस होता है, उसको हम फेंक रहे हैं। तो ये एक इवेंट हो गया। या फिर कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स में से मैं कोई एक कार्ड वो मतलब रैंडमली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको से। तो ये सारे के सारे इवेंट्स होते हैं। तो अगर मैंने बोला लेट ए बी एनी इवेंट, लेट ए बी एनी इवेंट, दैट ये जो इवेंट है, इस इवेंट में मैं ये कहूंगा गेटिंग ahead, on getting ahead on tossing a coin। ठीक है, गेटिंग अहेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। अगर मान लीजिए ये एक इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग अहेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन, तो पी ब्रैकेट में ए, पी ब्रैकेट में ए, इसका मतलब क्या हो गया, पी और ब्रैकेट में इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, चांसेस क्या क्या है, चांसेस क्या क्या है। जैसे मान लीजिए हमने ये बोला कि मेरे पास 5 शर्ट्स हैं, जिन 5 में से 4 तो वाइट है और एक ब्लैक शर्ट है। तो व्हाइट शर्ट पहनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है, 5 है, और व्हाइट शर्ट्स कितनी है, 4 है। तो 4/5 मतलब फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी। उसी तरीके से गेटिंग अ हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन, अगर मैं कॉइन को उछालता हूँ, कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 2 हो गए। लेकिन हेड आने का, हेड आने के चांसेस क्या है, हेड तो एक ही है ना, या तो हेड है या फिर टेल है। तो एक हेड ही होता है, तो 1/2 हो गया, 1/2। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इवेंट। फिर उसमें जो चांसेस बनते हैं, दैट चांसेस आर नोन एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिनोनिम ही होता है चांस। कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप पास हो जाएंगे, क्या चांसेस हैं कि आप पास हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही चांसेस होता है। फिर हम ये कहते हैं जैसे कि पी ए है, इसी तरीके से अगर चलिए एक दूसरे इवेंट की बात करते हैं हम। लेट ई बी द इवेंट ऑफ getting an even number on rolling or dice। एक इवेंट तो ये हो गया, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन रोलिंग अ डाइस। तो ये जो ई इवेंट है, अच्छा, और एंड एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन रोलिंग अ डाइस। तो ई तो वो इवेंट है, E be the event of getting an even number on rolling a dice, and F be the event of getting a prime number on rolling a dice। अब डाइस मतलब जो लूडो का वो होता है ना, गीटा जो होता है, गीटा बोलते हैं, तो उसको हम फेंकते हैं तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उसको हम बोलते हैं बेटा सैंपल स्पेस। कैपिटल एस ये हो गया सैंपल स्पेस, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ई क्या हो जाएगा,
E be the event of getting an even number on rolling a dice. तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं इसमें से, देखिए 2, 4 और 6, ठीक है। तो E हो गया 2, 4, 6 और F क्या है, F is the event of getting a prime number on rolling a dice। तो प्राइम नंबर क्या है, 2, 3 और 5। 2, 3 और 5। अब देखिएगा, अब हमसे अगर ये बोला जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिखाई दे रहा है बेटा इस कॉर्नर का सबको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और अ प्राइम नंबर। ऑन रोलिंग अ डाइस। ठीक है, अगर ये पूछा जा रहा है ना, तो सबसे मेन जो चीज है वो ये बीच में क्या लिखा हुआ है, और है। और का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, या तो इवन नंबर आ जाए टाइम फेंकने पर, या तो इवन नंबर आ जाए, और या फिर आ जाए हमारे पास कोई प्राइम नंबर। तो सबसे पहले देखिए इवन नंबर क्या है, 2, 4, 6 और प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5। तो ऐसे मतलब इन दोनों को मेरे को कंबाइन करना है, दोनों एलिमेंट्स जिसमें आ जाए, यू मतलब दोनों, जब और का मतलब होता है तो आइदर दिस और दिस मतलब यूनियन है। तो ये हो जाएगा ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ, देखिए 2 दोनों में कॉमन है लेकिन लिखा जाएगा केवल एक बार, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे ई यूनियन एफ की, तो वो क्या हो जाएगा, पी ई यूनियन एफ। अब आप ये देखिए ई यूनियन एफ जो है उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ आउटकम्स देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई नहीं है क्योंकि आपने 10th और 11th दोनों में ही करी होगी। प्रोबेबिलिटी होता है, जो बेसिक इसकी डेफिनेशन है वो है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर क्या हो गया, गेटिंग एन इवन नंबर और अ प्राइम नंबर। तो 2, 3, 4, 5, 6 में इवन नंबर भी आ गया और प्राइम नंबर भी आ गया, कोई और नंबर नहीं है इसमें, सारे आगे इवन भी, सारे आगे प्राइम भी, 1 से लेकर 6 तक। तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो 5/6 हो गए। बताइए बेटा, क्लियर है सभी को? हाँ सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद में अगर हमसे ये पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड अ प्राइम नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, एंड का मतलब क्या है कि वो नंबर इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। मैं एक मिनट आता हूं।
probability of getting an even number and a prime number. Even number भी हो और prime। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? कृतिका का माइक ऑन है आपका, ऑफ कर लो। हमारा बटन ही काम नहीं कर रहा। चलिए, तो गेटिंग एन इवन नंबर एंड अ प्राइम नंबर, मतलब इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो ऐसा तो एक ही केस है, केवल 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है इज इक्वल टू, कितना एलिमेंट है, एक ही तो एलिमेंट है, 1/6। अच्छा, सर जिन क्वेश्चन में सैंपल स्पेस बहुत बड़ा बनता है उनमें कैसे करते हैं? जिनमें सैंपल स्पेस बहुत बड़ा बनता है ना, तो उसमें ना हम ये देख लेते हैं, मतलब पूरे के पूरे इवेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी में सैंपल स्पेस हमारा बन रहा है 36 या 216, तो वो सारे दिखाने की जरूरत नहीं है, बीच में डॉट 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 लगा दीजिए, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हम काउंट कर ही सकते हैं, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मतलब होता है। ठीक सर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे काउंट करते हैं? मतलब 216 जैसा है वो कैसे होता है, उसको कोई फॉर्मूला होता है? नहीं 216 तो मैं अंदाजे से ऐसे बता रहा हूँ कि जहां पर तीन डाइस को जहां पर उछाला जाता है ना, एक साथ फेंका जाता है, तो वो ऐसे आ गया कि अगर एक डाइस है तो एक डाइस में कितना होता है, एक डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे 6, जैसे 6 आया। लेकिन अगर दो डाइस है तो 6 की पावर 2, तो 36। तीन डाइस है तो 6 की पावर 3। समझ रहे हैं ना? अच्छा ठीक है सर। हाँ, ये वैसे ही है जैसे आप कॉइन के केस में देखें ना, तो अगर वन कॉइन है तो वन कॉइन में हेड और टेल, हेड और टेल यानी कि कितने आउटकम्स हैं, दो है ना, तो वन कॉइन है तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 आउटकम्स। ऐसे ही देखिए, अगर दो कॉइन्स हैं, टू कॉइन्स, तो टू कॉइन्स के केस में हम ऐसे लिखते हैं एच एच टी टी, एच टी एच टी, तो कितने आउटकम्स आ गए, 4। कितने कॉइन्स थे, 2, तो 2 की पावर 2। अब आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जब एक कॉइन था तो उसमें कितने थे, उसमें दो आउटकम्स थे। अब दो कॉइन्स हैं तो इनिशियली जो जो मतलब इसके प्राइमरी आउटकम्स है वो तो हेड और टेल ही है ना, लेकिन दो कॉइन्स हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। तो ये हो गया 4। ऐसे ही अगर 3 कॉइन्स हैं तो 3 2 की कॉइन्स पावर 3 हो में 2 की जाएगा। पावर 3, तो ये ऐसे ही जो ठीक है प्राइमरी सर आ गया। आउटकम्स है डाइस को, हाँ कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर आ गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जैसे डाइस है, डाइस में प्राइमरी आउटकम्स 6 होते हैं, तो एक डाइस को फेंका तो 6 की पावर 1 यानी कि 6 आउटकम्स, दो को फेंका तो 6 की पावर 2 36 आउटकम्स, तीन को फेंका तो 6 की पावर 3 216 आउटकम्स। उसके बाद देखेंगे जो इसमें पहला टॉपिक है, तो देखिए अभी तक तो हमें ये देखना था कि पी ई यूनियन एफ क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, वो मैं समझा दिया आपको। उसके बाद चलो देखते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो पहला टॉपिक है वो देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट व्हेन अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। एक इवेंट जब हो चुका हो तो दूसरे इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है, जब एक इवेंट हो चुका हो तो दूसरे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभी बताओ। If E and F be two events, then conditional probability of occurring conditional probability of occurring of event E while it is known that event F has already occurred is P E। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचकर और एफ लिख देते हैं, ठीक है। बोलने के लिए जनरली स्पीकिंग इसको पी ई अपॉन एफ बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ई स्लैश भी नहीं है, ये डिविजिबल वाला साइन होता है, ठीक। तो ई स्लैश एफ या ई अपॉन एफ बोल दीजिए, लिखा ऐसे जाएगा, ठीक। लेकिन बोलेंगे पी ई अपॉन एफ, तो पी ई अपॉन एफ होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यहां तक नोट कर लीजिए। फिर ये है क्या, जब तक कोई भी चीज क्या है वो ना समझ में आए तब तक उसके क्वेश्चन नहीं कर सकते आप लोग ध्यान से। तो पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद बताता हूँ कि ये चीज है क्या। दिखाई दे रहा, रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा ना इधर? यहां तक नोट कर लिया सबने? मयंक, मुस्कान, नैना, शिवांगी? यस सर, कर लिया। ठीक है, चलिए जी। अब मैं आपको बताता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका कोई एग्जांपल देता हूँ ताकि चीज बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाए। हमने ये कहा कि ज्यादातर, जैसे मान लीजिए हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो ज्यादातर आदत होती है डॉक्टर्स को, या कुछ मजबूरी होती होगी, डॉक्टर्स लेट आते हैं। अब कई केसेस में ऐसा भी होता है डॉक्टर ऑन कॉल, कि अगर हमने घर पर ही डॉक्टर को बुला लिया, हमारी तबीयत इतनी खराब है। अब डॉक्टर्स की अलग अलग आदत है, या इंसान की अलग अलग आदत है। किसी की आदत ऐसी है कि वो टाइम पर आता है एग्जैक्टली, किसी की आदत ऐसी है कि वो टाइम पर नहीं आता। तो एक चीज तो ये हो गई कि पक्का हो गया, अगर पक्का है किसी का भी कि वो टाइम पर ही आता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन कमिंग ऑन टाइम इज 1, ठीक है ना। 1 का मतलब ये है कि वो टाइम पर ही आएगा, श्योर श्योर। किसी आदमी का अगर ये पक्का पता है ये टाइम पर आ ही नहीं सकता, ये लेट ही आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन कमिंग ऑन टाइम इज 0, वो 0 हो गया। अब ऐसे ही हमने कहा कि कोई डॉक्टर है, तो ए बी सी डी एक्स और वाई इवेंट ऑफ अ डॉक्टर कमिंग ऑन टाइम, वाई इवेंट ऑफ अ डॉक्टर कमिंग ऑन इवेंट ऑफ अ डॉक्टर कमिंग ऑन टाइम। दूसरा है इवेंट ऑफ अ डॉक्टर कमिंग लेट। कोई डॉक्टर अगर टाइम पर आता है तो उसके टाइम पर आने के जो इवेंट है उसको मैंने एक्स बोल दिया, अगर कोई डॉक्टर लेट आता है तो उसको मैंने वाई बोल दिया। ये है
इवेंट ऑफ डॉक्टर कमिंग बाय ट्रेन, बी है इवेंट ऑफ डॉक्टर कमिंग बाय बस, और सी है इवेंट ऑफ डॉक्टर कमिंग बाय प्राइवेट व्हीकल। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और ये मतलब कई बार आया है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी है। इसमें क्या है, दो इवेंट्स ये दे दिए, इनकी तो कैटेगरी बिल्कुल अलग हो गई, और तीन इवेंट्स अलग दे दिए, इनकी कैटेगरी बिल्कुल अलग हो गई। अब क्या होता है कि कोई पेशेंट बैठा हुआ है, उसको डॉक्टर ने टाइम दिया कि मैं आपसे मिलने 10 बजे आऊंगा। अब वो डॉक्टर आता है 11 बजे या वो डॉक्टर आता है 10:30 बजे, तो ये तो हमको पता चल गया ना कि वो डॉक्टर लेट आया है। तो दिस इवेंट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, कि वो लेट आ गया, ये इवेंट तो हो चुका है। अब मुझे डॉक्टर ही तो बताएगा कि वो बस से आया है, कार से आया है, या वो अपने प्राइवेट व्हीकल से आएगा, डॉक्टर ही तो बताएगा, मुझे नहीं पता। मैं जो अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ द इवेंट विच हैज ऑलरेडी अकर्ड, वो इवेंट ये है कि वो डॉक्टर टाइम पर नहीं आया, वो लेट आया। तो इसका मतलब हाँ हाँ, नहीं हम ना ये क्वेश्चन में गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है कि जो मतलब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये गिवन है, मान लीजिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि इट इज नोन दैट डॉक्टर कम्स लेट। ये पता है क्योंकि डॉक्टर लेट आया है, ये पक्का है, ये पता चल गया कि डॉक्टर लेट है। अब जब डॉक्टर लेट आया है तो मुझे ये नहीं पता है कि वो मतलब उसने रूट या मतलब उसने मीन्स क्या फॉलो करा, किस कैसे आया, वो बस से आया, वो अपने प्राइवेट व्हीकल से आया, या वो ट्रेन से आया। तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट he comes by bus while it is known that he is late। तो ये चीज है कि वो लेट हो चुका है, तो मुझे पता है, अब मुझे ये पता लगाना है कि वो बस से आया है। तो बस वाला इवेंट क्या है, बी, इवेंट ऑफ डॉक्टर कमिंग बाई बस। तो ये पूछा जा रहा है पी बी अपॉन लेट, लेट क्या है, वाई, पी बी अपॉन वाई। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पी बी अपॉन वाई, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी बी अपॉन वाई, मतलब दोनों तरीके हैं, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। नहीं नहीं, बोलते कुछ नहीं, अपॉन ही बोलते हैं उसको, अपॉन ही बोलते हैं। तो पी बी अपॉन वाई, और या फिर ऐसे लिखो पी बी अपॉन वाई इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी वाई, पी बी इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी वाई, ये होता है। बताइए जी, क्लियर है सबको? एग्जाम्पल क्लियर है सभी को? आकर्ष, यस सर। यस सर। शाश्वत, कृतिका, आराध्या, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है जी बेटा, ठीक है। उसके बाद चलिए जी, चलो अगर किसी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, हालांकि मैं कभी ये प्रॉपर्टी करवाई नहीं है, इनकी जरूरत पड़ती नहीं है, पड़ेगी किसी क्वेश्चन में तो बताऊंगा ना, हालांकि कुछ जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा, नहीं तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट।
पेज नंबर 534 पर आ जाइए, एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 534, एग्जांपल 1। समझ तो गए होंगे ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल नंबर 1 है बेटा, इफ PA is equal to 7/13, if PA is equal to 7/13, PB is equal to 9/13, and PA intersection B and PA intersection B is equal to 4/13, 4/13 ये दे रखा है और हमें निकालना है PA/B, ये कैलकुलेट करना है। मुझे PA/B कैलकुलेट करना है, वो पूछना है ये। तो डायरेक्ट वैल्यू डालनी है इसमें बस फॉर्मूले में। इसी की वैल्यू डालनी है। PA/B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब PA इंटरसेक्शन B क्या है, A इंटरसेक्शन B है 4/13 और PB कितना है 9/13। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 13 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 13 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट क्या आ गया 4/9। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर 2, a family has 2 children, example number 2 है, a family has 2 children, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy। तो given that at least one of them is a boy, इसका मतलब क्या है कि जो चीज दे रखी है, यानी कि this event has already occurred, जो भी given होता है ना उसको आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर कि B/Y था, तो जो भी चीज given है वो हमारे लिए Y होगी। ठीक है, तो देखिएगा इन्होंने ये कहा कि a family has 2 children, 2 चिल्ड्रन है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, नहीं सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले पहला जो बेबी है वो बॉय, दूसरा भी बॉय, पहला बॉय दूसरा गर्ल, और पहला गर्ल दूसरा बॉय, और पहला गर्ल दूसरा बॉय, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। समझ गए? अब जरा देखिए, ये तो सैंपल स्पेस हो गया। फिर नेक्स्ट जो कहानी है इसमें वो क्या बोल रहे हैं, हाँ एक मिनट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी At least one of them is boy. given that at least one of them is a boy, at least one of them is a boy। अच्छा, तो अब हम ये कहेंगे कि what is the probability that A be the event, सैंपल स्पेस तो ठीक है, नहीं ये तो सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि क्या क्या हो सकता है। भाई ये सबसे पहले ये बताया फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, या तो दोनों बॉयज हो सकते हैं, बड़ा बॉय हो उसका छोटा भी बॉय हो, बड़ा बॉय छोटी गर्ल है ना, और बड़ी गर्ल छोटा बॉय, बड़ी भी गर्ल छोटी भी गर्ल, तो ये तो टोटल सैंपल स्पेस हो गया। ये तो समझ में आ गया है ना। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमने ये कहा कि what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy। ठीक, तो पूछा क्या जा रहा है, what is the probability that both the children are boys, तो आप उसको मान लो A,
let A be the event that both children are boys. सर हाँ सर क्वेश्चन के हिसाब से गर्ल गर्ल वाली जो सैंपल स्पेस है वो एक्सक्लूड नहीं होगा, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, उसमें दे रखा है ना गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ मेरी देम इज बात बॉय। सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्या है ना कि वो तो आगे की कहानी है। जैसे क्वेश्चन है अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, बस अभी आगे मत पढ़ो। एक फैमिली है, उनके दो बच्चे हैं। अगर दो बच्चे हैं तो वो दो बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले टोटल सैंपल स्पेस देखें। जैसे मान लीजिए हम डाइस फेंकते हैं, अच्छा तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर तो 2 4 6 होता है। लेकिन सैंपल स्पेस तो मैं पूरा लूंगा ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए 1 2 3 4 5 6। समझ गए ना? हाँ सर, तो अभी सिर्फ ठीक सैंपल है स्पेस सर। दिख रहा है। फिर आगे आता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो जो चीज पूछी जा रही है उसको मानेंगे ए। लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। फिर गिवन क्या है? गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो जो गिवन है यानी कि ये इवेंट अकर हो चुका है, जो गिवन है उसको बी मानते हैं। एंड बी बी द इवेंट दैट क्या है, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। बी बी द इवेंट दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो जो चीज गिवन होगी बेटा उसको बी मानो। सेट एक पैटर्न ले लीजिए, जो चीज गिवन होगी उसको मैं बी मानूंगा, जो चीज पूछी जाएगी उसको मैं ए मानूंगा। तो अब आप देखिएगा कि ए क्या हो जाएगा फिर। लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो ए तो सिर्फ ये है, बी 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 बी, पहला भी बॉय दूसरा भी बॉय। बी बी द इवेंट दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कम से कम एक तो बॉय होगा। तो ये तीनों बी 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 जी जी बी 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 जी और जी बी। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, जो चीज पूछी जा रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, गिवन दैट यानी कि पी ए अपॉन बी पूछा जा रहा है मुझसे। तो पी ए अपॉन बी के लिए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। ए इंटरसेक्शन बी आएगा बी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ये आ जाएगा बी बी। अब ना एक चीज देखिएगा, अभी मैंने सिर्फ इवेंट्स निकाले, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाले। तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना है इसमें, एक, केवल एक इवेंट है और टोटल इवेंट्स कितने, चार, तो 1/4। 1/4। सिमिलरली पी ए, अगर मैं पी ए की बात करूं, हालांकि पी ए की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। देखिए अगर मैं पी ए की बात करूं तो पी ए में कितना है, सिर्फ एक ही तो है इवेंट किसमें, तो ये भी 1/4। और पी बी की अगर बात करें, पी बी की, तो कितने हैं इसमें इवेंट्स, 3, टोटल कितना है 4, तो 3/4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4 और पी बी कितना है 3/4। 4 से 4 कर दिया, ये आ गया 1/3। बताइए जी क्लियर है? शिवांगी, नैना, क्लियर है? Yes, sir. अदिति, गोयल, बताइए। Yes. चलिए जी ठीक है। Yes, sir.
ठीक है बेटा, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly। और मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले मुझे ये पता है कि 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box। एक बॉक्स में 10 कार्ड रखे हुए हैं। एक कार्ड पर लिखा है 1 इक्वल 2 इक्वल 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा हुआ है। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? सबसे पहले तो वो देखो। एग्जांपल 3 में हमारा सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो सैंपल स्पेस हो गया। इसके बाद if it is known that the number on the drawn card is more than 3, one card is drawn randomly। if it is known that यानी कि ये चीज given है मेरे को, what is the probability that it is an even number। तो जो चीज पूछी जाती है उसको मैं क्या मानता हूँ? a मान लेता हूँ। a, ठीक है। तो what is the probability that it is an even number? तो let a be the event of getting an even numbered card। let a be the event of getting an even numbered card। और क्या पूछा है इसमें? दे क्या रखा है? सॉरी, इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ठीक है, एंड बी द इवेंट दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3 is more than 3। अब खुद देखिएगा, सैंपल स्पेस तो पता है ना कितना है? 1 2 3 4, मतलब टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। इफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर्ड कार्ड, तो इवन नंबर्ड कार्ड कौन कौन से हो गए? 2 4 6 8 10, यानी कि 5 हो गए। तो एक का पहले इवेंट लिख लीजिए, 2 4 6 8 10, पहला तो ये हो गया। फिर बी देखिएगा, मोर देन 3, 3 से ज्यादा वाला बस, 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। ये करने के बाद में पी ए निकालिए पहले। ऐसे पी ए की जरूरत नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन नहीं निकालो, दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 4 कॉमन है, 4 6 8 और 10। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? देखना कितने हैं इसमें एलिमेंट्स, 1 2 3 4 4, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने थे? 10, 4/10। सिंपलीफाई मत करना, अभी ऐसे ही छोड़ दो। फिर पी बी, बी में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कितने हैं एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में? 10, तो 7/10। तो पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 4/10, और पी बी कितना हो गया? 7/10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया मेरे पास 4/7। बताइए जी, सभी बच्चों को क्लियर है? शाश्वत क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 में है इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ व्हिच 430 आर गर्ल्स, ठीक है। अच्छा, इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, उसमें से 430 गर्ल्स हैं, तो जो बाकी बचे हैं वो बॉयज हैं। आउट ऑफ 430, उन 430 में से 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। 430 में से 10% जो क्लास 12 में, तो कितनी होगी? 43। What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12? ठीक है, student chosen randomly studies in class 12 given that the chosen student is a girl। तो जो पूछा जा रहा है, what is the probability that a student chosen randomly studies in class 12? ये तो हो गया A। जो पूछा जाता है वो A, और जो given होता है वो B। given क्या है? given that the chosen student is a girl, तो ये B हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद studying in class 12 given that the chosen student is a girl। What is the probability that the student in class 12? Class 12 probability, ठीक है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस। बेटा सैंपल स्पेस में 1000 बच्चे हैं, तो 1 से लेकर 1000 तक गिनती नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, NS। NS इज इक्वल टू 1000। देखो यहाँ पर आसान था, यहाँ पर कार्ड्स थे मेरे पास 1 से लेकर 10 तक, तो मैंने वो 1 से लेकर 10 तक लिख दिया, सारे के सारे कार्ड्स, ठीक है। लेकिन अगर यही मान लो 50 तक होते, ठीक, तो मैं 50 थोड़ी लिखता, 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग नहीं लिखता, मैं लिखता n ब्रैकेट में s इज इक्वल टू 50, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 50। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1000। 1000 बच्चे हैं स्कूल। फिर देखिएगा ठीक है, what is the probability that a student chosen randomly studies in class 12? Let A be the event that a student studies in class 12। ठीक है, B be the event, हाँ, given that क्या है, given that the chosen student is a girl, B be the event that chosen student is a girl, ठीक है। Let A be the event that a student studies in class 12। A वो इवेंट है जिसमें हम ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो क्लास 12 में पढ़ता है। तो कितने स्टूडेंट्स क्लास 12 में, ये कैसे पता चलेगा? पढ़ो जरा क्वेश्चन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, बस ये बता रखा है कि 430 गर्ल्स हैं जो क्लास 12 में पढ़ती हैं। नहीं, 43 गर्ल्स हैं जो क्लास 12 में पढ़ती है, ये दे रखा है। तो ये नहीं पता कि टोटल स्टूडेंट्स कितने क्लास 12 में, छोड़ो, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। NA इज इक्वल टू, नहीं पता हमको, छोड़ दीजिए इसको। अगला देखते हैं, NB। It is given that let B be the event that chosen student is a girl। Given that the chosen student is a girl, तो total girls कितनी है? 430। तो NB कितना हो गया? 430, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोलते हैं NA इंटरसेक्शन B। अगर मैं NA इंटरसेक्शन B निकालूं, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? A be the event that a student studies in class 12, class 12, ये तो हो गया कि स्टूडेंट जिसको मैंने चूज करा वो 12th में है। B chosen student is a girl। एक मिनट आ रहा हूं।
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो गया कि गर्ल होनी चाहिए, बी का मतलब, और ए का मतलब क्या है कि स्टूडेंट क्लास 12 का होना चाहिए। तो क्लास 12 की गर्ल एंड ए इंटरसेक्शन बी। क्लास 12 में कितनी गर्ल्स हैं? 43। बेटा ये बता दीजिए, ये सबको क्लियर है कि क्लास 12 में 43 गर्ल्स हैं? क्योंकि स्कूल में टोटल गर्ल्स हैं 43, आउट ऑफ विच 10% स्टडीज इन क्लास 12, ये दे रखा है। ये सभी को क्लियर है ना इतना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, ये मेरे को इतना दे दिया, एन ए की मुझे जरूरत भी नहीं है। हमने कहा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, सॉरी अपॉन एन एस। ठीक, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई ए इंटरसेक्शन बी की। तो हम वही तो करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है बेटा? 43 अपॉन 1000, ये हो गया। फिर है पी बी, तो पी बी क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन एस। अब एन बी क्या है? 430 अपॉन 1000। और अब आपको समझ में आई गया होगा, पी ए अपॉन बी निकालना है। पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यहां देखो इस एन ए की जरूरत पड़ी, तो ये हो गया मेरे पास 43 अपॉन 1000 अपॉन 430 अपॉन 1000। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 43 अपॉन 430, तो 43 बन सा 43 टेन सा 1 अपॉन 10 है। बताइए जी, सभी को क्लियर है? 1 अपॉन 10 मतलब 0.1 आ गया। इनका भी वही आ रहा है आंसर 0.1। हाँ सर। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7, तीन तो ये एग्जांपल्स हैं। और एक्सरसाइज 13.1 ये पूरा का पूरा करिएगा, और इसमें एग्जांपल 7 अगर आपसे खुद से समझ में आ जाए, हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, तो बस इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ।